बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ व्याकरण का। कल के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा का रिवीजन कराया था और आज मैं आपको सर्वनाम का रिवीजन कराने चल रही हूँ। तो सर्वनाम का रिवीजन कराने के पहले मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य को हम लिख रहे हैं और लगातार एक ही नाम, एक ही व्यक्ति को बार बार यदि हम उसी नाम को, उसी व्यक्ति को बार बार पुकारते रहेंगे तो वो वाक्य या वह सेंटेंस या अनुच्छेद सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि संज्ञा के उस स्थान पर हम किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं कि जिससे वो वाक्य पढ़ने में सुंदर लगे। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने चल रही हूँ। आप भी अपनी कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। अपनी कॉपी के पेज पर हेडिंग डालिए सर्वनाम और परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब अगर हम बार बार कहें कि राम बाजार जाता है, राम सब्जी लाता है। अब फिर हम कुछ लिखें, राम पढ़ रहा है। अब हम तीन जगह ऐसे लिखे, राम बाजार जाता है, राम सब्जी लाता है, राम पढ़ रहा है। तो ये राम राम बार बार लिखते लिखते वाक्य को पढ़ने में कुछ अजीब सा लगेगा। तो हमें क्या करना होगा कि हम राम की जगह किसी और शब्द का प्रयोग कर लेंगे। यहां हम कर देंगे वह सब्जी लाता है। अब ये राम की जगह प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। राम की जगह प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, तो ये क्या हो गया? ये आपका सर्वनाम हो गया। इसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह इसे भी यहां भी वह कर दी, वह पढ़ रहा है। अब इसी राम के लिए इसका भी प्रयोग हो गया। तो यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई। अब उसके बाद आपको, तो मैं एक उदाहरण अलग से यहां लिख देती हूं। जैसे वह बाजार जाता है। अब यहाँ पर वह बाजार जाता है, तो ये सर्वनाम शब्द है और ये किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसको यहाँ पर सर्वनाम कहेंगे। इसकी परिभाषा यही कहती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम यहाँ पर सर्वनाम कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई और मैं अब इसके सर्वनाम के भेदों पर आती हूँ। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? देखिए, मैं आपको दिखाती हूं।
अब ये आपका एक तरीके से हो गया कि इसमें मैं ये सर्वनाम के भेद हैं। तो आप पहले पे लिखेंगे पुरुष वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, प्रश्न वाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज संबंध, निजवाचक और फिर हो गया संबंध वाचक। देखिए आपका सर्वनाम के भेद का पेड़ है और ये आपके सर्वनाम के भेदों के नाम हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। कभी भी आपको ये याद ना हो तो आप इसको आराम से अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं कि पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। प्रश्न, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। देखिए वो ऐसे रटिए, आप इसको कभी भी रटना हो तो ऐसे उंगलियां खोल लीजिए और ऐसे करिए, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। ऐसे आप जहां 4 बार बोलेंगे ये आपको अपने आप ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको भेदों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे एक चार्ट सा बना लीजिए। चार्ट बनाने से क्या होता है कि संक्षेप में चीजें याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैंने पुरुष सर्वनाम के भेदों का एक छोटा सा चार्ट सा बना के दिखाया। तो मैं इसको रब करूंगी तभी मैं आपको कुछ और भी सिखा सकती हूँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ पढ़ते हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य। ये आपका चाहे इसी से आप पुरुषवाचक के भेद निकाल लेंगे और चाहे इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम शब्द है? जो वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वक्ता कौन है? मैं और हम। श्रोता कौन है? तुम और आप। अन्य कौन है? वह, वे, उन्हें। तो ये देखिए अब इसी से आपका भेद भी निकल आएगा और इसी से आपका इसकी परिभाषा भी निकल आएगी। अब इसकी परिभाषा अगर आपको याद नहीं होती है तो आप आराम से याद करिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से ये हो गए। अगर इसी आधार पे अब इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद करते हैं तो तीनों भेद भी निकल आएंगे आपको। ये देखिए उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये आपका तीनों चीजें इसी इतने से हो गई। पुरुषवाचक सर्वनाम इस वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी आधार पर इसका पहला भेद वक्ता का ये हो गया। अब ये वक्ता है, ये वक्ता है, ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया अन्य पुरुष। तो देखिए तीनों भेद भी इसी से निकल आया और परिभाषा भी निकल आई और साथ ही साथ आपके उदाहरण भी इससे क्लियर हो गए। तो इस तरीके से अगर आप सर्वनाम को याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं इसको रब करती हूँ, फिर मैं बढ़ती हूँ। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको समझा दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? जिसके लिए बात, मतलब जो बात को कहता है वो उत्तम पुरुष है, और जो बात को सुनता है वो मध्यम पुरुष है, और जो वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी तीसरे के लिए बात की जाती है वो अन्य पुरुष है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। तो मैं इसको रब करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि रिवीजन है। आपको कॉपी में, रफ कॉपी में जो चीजें आप चाहते हैं समझने के लिए उसको लिखिए। जो आपको लगता है कि आवश्यक है उतारना, उसको उतारते चलिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो दूसरा सर्वनाम है वो क्या है? निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होता है? जो किसी निश्चित वस्तु की ओर बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु की ओर बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु या किसी अन्य चीज के लिए बोध कराता है, चाहे वो नजदीक हो या दूर हो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जब हम किसी निश्चित चीज के लिए कहेंगे, जैसे वह राम है। अब निश्चय जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम है, मतलब बिल्कुल निश्चित बात की जा रही है कि वह राम है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। और अनिश्चित में जब वस्तु स्थिति बिल्कुल अनिश्चित हो, आपको ना पता हो कि ये क्या चीज है, किसके लिए कहा जा रहा है, तो आपको वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित अवस्था का बोध न हो, निश्चितता का पता न चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कोई आया है, जैसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध ना हो, निश्चित पता न चले, बोध ना हो। जैसे
दाल में कुछ पड़ा है। दाल में कुछ पड़ा है। कौन आया है? तो इस तरीके से हो गया। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा? प्रश्नवाचक में जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, यानी वो सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग होता हो। तो मैंने बिल्कुल संक्षेप में समझने के लिए आपको परिभाषा ली है, क्योंकि परिभाषा अगर आपको लिखाई जा चुकी है, ये तो रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मैंने पूरी परिभाषा यहाँ नहीं लिखी है। बस ये समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? फिर तुम कहाँ जा रहे हो? अब ये सारी चीजें प्रश्न पूछने के लिए हो रही हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो मैं इतना रब करती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी आगे का, क्योंकि आपको अब उतारने की जरूरत तो है नहीं, आपने अपनी कॉपी में सारा काम किया है। अब आ गई बारी निजवाचक सर्वनाम। अब वो सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए बोध किया जाए। निजवाचक सर्वनाम शब्द का मतलब हुआ कि वो सर्वनाम शब्द जिसका बोध स्वयं के लिए किया जाए। निजवाचक यानी जिस सर्वनाम शब्द का बोध स्वयं के लिए हो, वो निजवाचक हो गया। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तब ये खुद के लिए हो रहा है, यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि यानी यहाँ वो सर्वनाम है जिसका प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो फिर आ गया संबंध। अब संबंधवाचक में क्या होता है? एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्यांश से होता है। एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्यांश से होता है और दोनों का आपसी संबंध होता है। यानी एक संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो वाक्यांश है, उसके दूसरे वाक्यांश में उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरीके से
यहाँ जिसकी लाठी की बहस में यहाँ संबंध की बात हो रही है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको रिवीजन कराई। थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपके लायक हो तो करा दूँ। तो अब इसमें से कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है और एक अनुच्छेद है वो मैं पढ़ रही हूँ, उसको आप सुनिए और निम्नलिखित गद्यांश की पूर्ति उचित सर्वनामों से कीजिए। अब गद्यांश है, भारत की धरती पर अमृता का यह पहला कदम था। अंग्रेजी की पढ़ाई, संगीत की शिक्षा और चित्रकला का अभ्यास किया। अब उसने भर दीजिए, उसने अंग्रेजी की पढ़ाई, संगीत की शिक्षा और चित्रकला का अभ्यास किया। फिर डैश असाधारण प्रतिभा थी, यानी उसमें असाधारण प्रतिभा थी। फिर डैश अपना खाली समय भी चित्रकारी में ही व्यतीत करती थी, वह अपना खाली समय भी चित्रकारी में व्यतीत करती थी। फिर अगला है उसके आगे का अनुच्छेद, वह खिलौनों को हूबहू कागज पर उतार देती थी, वह अपने खिलौनों को हूबहू कागज पर उतार देती थी। जो डैश चित्रों में दिखता था, जो उसके चित्रों में दिखता था। फिर डैश दांतों तले अंगुली दबा लेता, जो भी देखता वह अपने दांतों तले जो इन चित्रों को देखता या जो उन चित्रों को देखता वह दांतों तले अंगुली दबा लेता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अनुच्छेद है, इसको करिए। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रही हूँ और उसमें से अनुच्छेद रेखांकित करती हूँ, आप उसको देखिए। अब मैं एक बोर्ड पर एक पैराग्राफ लिखने जा रही हूँ। पैराग्राफ लिखने जा रही हूँ और उसमें से मैं सर्वनाम रेखांकित करूंगी। मैं यहाँ पैराग्राफ लिख रही हूँ, आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई
का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। देखिए, छोटा सा मैंने 4 लाइन का एक लिखा है कि उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देखिए, संज्ञा कौन है? विक्रम साराभाई। और इस विक्रम साराभाई के लिए जो शब्द दिया गया वो है वे। ये इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर भी ये कहा गया, वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। फिर उन्होंने, अब अगर इस जगह पर हम बार बार लिखते कि आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और कुशल प्रशासक थे। डॉक्टर साराभाई प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तो ये देखिए, यहाँ पर बार बार एक ही शब्द अगर प्रयोग करते तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके जगह भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए तमाम सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसको मैं एकदम रेखांकित की थी। मुझे लगा कि आपको दूर से वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं उसको बिल्कुल अलग कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका आराम से स्पष्ट हो गया कि किसे कहते हैं। अब इसमें प्रश्न कितने बन सकते हैं? देखिए, इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? अब परिभाषा पूछी गई है तो आप इसमें उदाहरण जरूर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है, सर्वनाम के कुल कितने भेद
हैं। फिर तीसरा प्रश्न बन सकता है सर्वनाम के भेदों का एक चार्ट बनाएं और एक एक उदाहरण भी दें। तो जैसे मैंने चार्ट बनाया था वैसे ही आप चार्ट बनाएंगे और एक बड़ी पत्ती के साथ एक फूल लगाइए जिसमें एक उदाहरण लिख दीजिए, तो वो और आकर्षक हो जाएगा। उसको थोड़ा कलरफुल कर लेंगे। तो एक चार्ट बनाइए जिस चार्ट में आप सर्वनाम के भेदों को जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही पत्तियां बना दीजिए और सबके साथ एक एक फूल जोड़ दीजिए और उस फूल से में हर एक सर्वनाम के भेद का एक उदाहरण उस फूल के अंदर लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका वो चार्ट बहुत आकर्षक लगने लगेगा और बहुत सुंदर दिखाई देने लगेगा। तो मैंने आपको देखिए कितने तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो समझाया। साथ ही साथ आपको परिभाषा बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको ले चली कि सर्वनाम शब्द का मतलब होता सर्वनाम। तो सबके नाम के लिए यानी जहां नाम आएगा उसकी जगह इसको प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आराम से आपको नाम वाली जगह पे आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ नाम है विक्रम सारा भाई और इस नाम के लिए नाम की जगह पर वे का प्रयोग हुआ, नाम की जगह वे और नाम की जगह ही उन्होंने। तो ये सारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हुए। उसके बाद आपको भेद, तो पांचों भेद को मैंने बता ही दिया, उदाहरण भी लिखे। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप ये याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए। अब वक्ता कौन है? जैसे मैं बोलती हूँ, मैं इस समय बोल रही हूँ तो वक्ता मैं हो गई। तो मैंने उदाहरण में पीछे लिखा था कि मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुष का उदाहरण दें तो आप उसमें मैं को लेकर वाक्य बना सकते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। हम बाजार जाएंगे, हमको अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से जो शब्द है उसके आधार पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आप अगर सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। तो हम क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं या तुम कह दें कि तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं। तो तुम और आप, ये आपका क्या हो गया? उदाहरण किसमें हो गया? ये आपका मध्यम पुरुष हो गया। देखिए व्याकरण को हमेशा बात बात में और तरीके से सीखिए, रटिए नहीं। तो रटेंगे तो चीज़ें समझ में कम आएंगी, भूल जाएंगी जल्दी। और अगर आप उसे समझ लेंगे तो उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया। तो मध्य यानी मैं बोली तो मैं उत्तम पुरुष हो गई, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। लेकिन जब मैं आपसे दूर खड़े किसी व्यक्ति की ओर बोध करके उसके बारे में बात करने लगूं तो इसके मतलब वो क्या हो गया? वो आपका अन्य पुरुष हो गया। ये पुरुषवाचक में 3 भेद हैं। बाकी सर्वनाम के किन्हीं भेदों में भी कोई उपभेद नहीं है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर किसी कारण से भूलने का डर है तो एक चार्ट आप पुरुषवाचक सर्वनाम का भी बना लीजिए। मैं यहाँ प्रश्न लिख देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को चार्ट द्वारा दिखाएं। तो जैसे मैंने बोर्ड पर चार्ट बनाया था, आप उसको और आकर्षक ढंग से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि सर्वनाम का ये जो पुनरावृत्ति सत्र था वो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो किसी व्याकरण के किसी और विषय को लेकर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।